हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन गुरुकुल। एंड इन दिस वीडियो हमने दो पार्ट ऑलरेडी किया हुआ था एनवीएस के क्वेश्चन पेपर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2016 के क्वेश्चन पेपर का हमने दो पार्ट कर लिया था, हिंदी और इंग्लिश। अभी नेक्स्ट जो हमारा उसमें होता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न को हमने पहले देख लिया था, तो जिसमें कि 30 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस होते हैं। सबसे पहले 20 मार्क्स की हिंदी होती है, 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है, देन 30 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस होते हैं, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स मिक्स होता है और बाकी जनरल अवेयरनेस होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे आपको पैटर्न और लेवल पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। और आप जो 2019 में अभी अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा कि वो देख कर जाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जो है जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पे हम उन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन पेपर 2016 का। क्वेश्चन पेपर 2016 का है, पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है और जनरल अवेयरनेस है। ये पार्ट 2 है जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इंडियन जिमनास्ट मिस्ड ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक्स बाय वेरी लिटिल मार्जिन बट वॉज प्रेज्ड फॉर द हाई रिस्क प्रूडोनोवा वॉल्ट। सो यहाँ पे प्रूडोनोवा वॉल्ट के लिए किसे प्रशंसा मिली थी जिमनास्ट का। ये आपका जो 2016 का क्वेश्चन है तो ये उसी का करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये तो उस साल हुआ था, आपने अगर देखा होगा ओलंपिक्स, तो इसका आंसर क्या था, पीवी सिंधु था। हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये उस साल का करंट अफेयर्स है। हमारा जो है अभी जो रिसेंट हुआ है उसको हम देखेंगे। तो ये हम चूँकि लास्ट ईयर कर रहे हैं और हमें आंसर करना है, इसलिए मैंने इसका आंसर किया। अब यहाँ पर देखिए ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स नहीं है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा जनरल अवेयरनेस में, सब कुछ मिक्स रहेगा। आपके सोशल से भी पार्ट आएंगे, देखिएगा आप आगे चल के आगे और क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है। ब्लॉक प्रिंटिंग मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, बीकानेर इज फेमस फॉर फुलकारी, केरला इज रिनोन्ड फॉर इट्स पेंटिंग ऑन आइवरी, और पीपली फेमस फॉर एप्लिक वर्क इज इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए पहला है कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो है तमिलनाडु में किया जाता है, तो ये गलत है। ब्लॉक प्रिंटिंग तमिलनाडु में नहीं किया जाता है। बीकानेर इज़ फेमस फॉर फुलकारी, अब यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फुलकारी जो है ये काम किया जाता है पंजाब में। अब आ जाता है केरला इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स पेंटिंग ऑन आइवरी। सो हाथी दांत के ऊपर पेंटिंग के लिए केरल जो है वो फेमस है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीपली फेमस फॉर एप्लिक वर्क इन इज इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो गोटा पट्टा का कार्य है ये राजस्थान में किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा केरला इज रिनोन्ड फॉर इट्स पेंटिंग ऑन आइवरी। सो ये जो है ये क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मैरीटाइम ट्रेड इन हड़प्पा एरा इज एविडेंट इन विच ऑफ द साइट। अब देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो मतलब सब जनरल अवेयरनेस का मतलब है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स भी, सब कुछ 30 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ मिक्स रहेगा आपके लिए। तो आपको यहाँ बताना है कि हड़प्पा के किस स्थल पर समुद्री व्यापार के साक्ष्य जो है प्रूफ एविडेंट मिलते हैं। मोहनजोदारो, लोथल, अटामीरा और धौलावीरा। तो कहाँ पे ये मिलते हैं। तो आपने अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा देखा होगा तो क्या हुआ था, इसका जो मिलता है 43 का, ये मोहनजोदारो जो है वहाँ पे इसके जो साइट्स मिलते हैं। मोहनजोदारो जो सिचुएटेड है कहाँ पर, ये सिचुएटेड है उसी एरिया में हड़प्पा की जहाँ पर हुई थी। तो वहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं हमें, एविडेंट मिले हैं, वो मोहनजोदारो से मिले हैं। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स वुड एसोसिएट द गिवन वर्ड्स। अब किस इसमें से इन शब्दों का संबंध किस खेल से है। डायमंड, पुल आउट, बेस और पिचिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये बेसबॉल होता है एक गेम जिसके अंदर डायमंड, पुल आउट, बेस और पिचिंग ये होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बेसबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 45। Question number 45, how many gold medals did India win in 2014 Asian Games?
तो ये 2016 का करंट अफेयर्स है कि वहाँ जो है 2014 में एशियाई खेलों में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले थे। तो ये आपको 2014 में आपने देखा होगा, तो टोटल कितने 11 स्वर्ण पदक मिले थे इंडिया को। टोटल 11 जो है गोल्ड मेडल मिले थे इंडिया को। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। When you mix hot water in cold water, the whole water becomes hot in few minutes. Which of the following statements is not true with reference to convection? तो जब आप किसी गर्म पानी को ठंडे पानी या में गर्म पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये कॉन्वेक्शन के संदर्भ में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हीटर्स एंड ब्लोअर शुड बी प्लेस्ड नियर ग्राउंड लेवल सो दैट दे सेट अप कॉन्वेंशन करंट। सो क्या करना चाहिए, हीटर और ब्लोअर को धरातल के लेवल पे रखना चाहिए ताकि ये जो कन्वेंशन करंट जो होता है वो ले सके। तो ये तो करेक्ट लग रहा है, तो ये करेक्ट होगा, तो ये रॉन्ग नहीं है। अब हैंडल ऑफ कुकिंग मटेरियल आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड वुड टू अवॉइड हीटिंग ड्यू टू कॉन्वेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि हैंडल्स ऑफ कुकिंग मटेरियल आर मेड प्लास्टिक वुड टू अवॉइड हीटिंग ड्यू टू कॉन्वेक्शन। यहाँ पे हैंडल जो लगाया जाता है वो प्लास्टिक या लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये कॉन्वेंशन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉन्वेंशन का मतलब क्या हो, जैसे वेंटिलेटर इन होम आर मेड नियर सीलिंग ऑफ अ रूम, सी ब्रिज अकर्स ड्यू टू द कॉन्वेंशन ऑफ करंट। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्वेंशन का एग्जाम्पल है, बट ये जो होता है ना, ये मेटल के कंडक्टर होने का एग्जाम्पल है, कि इसका नहीं होता। रॉन्ग ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच एसिड्स द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। सो पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले जो एसिड्स होते हैं उनको कौन सा एसिड कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा भी आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स में उसमें क्या होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सैक्सनिक एसिड और पायरुविक एसिड, ये सारे एसिड मिक्स होते हैं इसमें। ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन से एसिड हो गए, तो सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक और पायरुविक एसिड। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड में आपके अंदर आते हैं। तो किसी भी प्लांट और एनिमल में ये ऑर्गेनिक एसिड मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कि बेसेस आर स्वीट टू टेस्ट। ये ऑप्शन तो गलत है। बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, उसका स्वाद मीठा होता है। वो मीठा नहीं होता, उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, मीठा नहीं होता, तीखा और वो होता है। विनेगर इज नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो विनेगर में तो लैक्टिक एसिड होता ही नहीं है। विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड तो दूध में होता है। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। या फिर in an acidic medium the turmeric paper turns reddish brown। तो अब यहाँ पर जो है अम्लीय मीडियम में क्या होता है कि हल्दी वाला कागज गाजर के रंग का हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप टर्मरिक पाउडर पे 1-2 बूंद एसिड की गिराएंगे या कुछ नहीं है तो लेमन जूस आप डाल के देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेडिश कलर हो जाता है। इसी का यूज़ करके जो कुमकुम बनाया जाता है, कुमकुम को इसी तरह से तैयार किया जाता है। हल्दी में टर्मरिक पे क्या किया जाता है, टर्मरिक के ऊपर वो डाला जाता है एसिड को, सिट्रिक एसिड, और जब ऐड किया जाता है नींबू का रस तो उससे क्या हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स किडनीज आर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड। तो मनुष्यों में क्या होता है, किडनी गुर्दा जो होता है वो कमर के दोनों जो होता है, रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसके दोनों ओर एक एक स्थित होता है। और इस किडनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जो बहुत ही लार्ज कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स, यूरेटर्स, नेफ्रॉन्स और इंटेस्टाइन। तो जो किडनी में जो होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी लंबाई जो होती है करीब 1.25
मिलियन होती है, मिलियन मीटर्स की होती है। और ये जो होते हैं हाईली कॉइल्ड होते हैं और ट्यूब्स होते हैं, जिसे या तो यूरिनीफेरस भी कहा जाता है या फिर नेफ्रॉन, यूरिनीफेरस ट्यूबलेस भी कहा जाता है या फिर नेफ्रॉन्स भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट कंसीडर्ड एज पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर। इसमें से कौन सी गैस जो है वो उसको हम प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो होता है आप पहले आपको बता देती हूँ कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर के वो कौन कौन से होते हैं। तो एयर के जो पॉल्यूटेंट्स माने जाते हैं तो वो 6 मेन चीज़ें होती है जो पॉल्यूटेंट्स का काम करती है। 6 होते हैं, जिसमें कि एक होता है ओजोन, ओजोन होता है। नेक्स्ट है ओजोन के बाद यहाँ पर बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, फिर लेड होता है, लेड यानी कि PB, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और फिर पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हो जाते हैं जो पॉल्यूटेंट। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। कॉटन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड या फिर मेज। अब खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। जो खरीफ क्रॉप जो होता है वो कब से कब उगाया जाता है। तो खरीफ क्रॉप जो मेनली होते हैं जिसको अप्रैल में लगाया जाता है। खरीफ क्रॉप जो होते हैं उनको अप्रैल में लगाया जाता है और उसको काटा कब जाता है तो अक्टूबर में। तो अक्टूबर में उन्हें काट लिया जाता है। और जो रबी क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है अक्टूबर में और काट लिया जाता है इसे मार्च में। तो ये जो होता है ये रबी क्रॉप्स का टाइम है, ये खरीफ क्रॉप्स का टाइम है। अब ये जो इस समय जो सीज़न होता है ये जनरली रेनी सीज़न होता है, और इस समय जो होता है ये कैसा सीज़न होता है तो विंटर में उगाया जाता है। जो रबी होते हैं वे विंटर में उगाए जाते हैं। और रबी के एग्जाम्पल हैं वीट, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड या फिर लिनसीड, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो मस्टर्ड होगा ये रबी क्रॉप्स में आएगा, ये खरीफ क्रॉप नहीं है। अगर बात करें खरीफ क्रॉप्स की तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है राइस, मेज, मिलेट, जिसे बाजरा भी कहते हैं, रागी, अरहर या फिर कॉटन, ग्राउंडनट है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कल्टिवेट और हार्वेस्टेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, दोनों चीज़ें इसकी रेनी सीजन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स मुंबई विथ वाराणसी, नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स दिल्ली विथ कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 12 कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई, एंड नेशनल हाईवे 6 कनेक्ट्स दिल्ली एंड वाराणसी। आपने अगर NH का मैप देखा है, नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो अगर NH की बात करेंगे तो NH7 जो होता है उसे लॉन्गेस्ट माना जाता है अब तक के नेशनल हाईवेज़ में, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्याकुमारी से ये NH7 है जो लेके जा रहा है कहाँ पर, ये कन्याकुमारी से कनेक्ट होता हुआ जा रहा है। और ये कहाँ तक है, इसकी लेंथ यहाँ वाराणसी, तो वाराणसी से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ रहा है। और NH12 की बात करेंगे तो वो इंटायरली वो वेस्ट बंगाल में रन करता है, जो कि वेस्ट बंगाल का जगह है दाल खोखला, वहाँ से वो कक्कीहेली तक वो रन करता है। NH6 जो होता है वो सूरत से कोलकाता तक जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट NH7 है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस मैप में कि NH7 गुजर रहा है कहाँ से, महाराष्ट्र से होकर जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये महाराष्ट्र पर इसकी बॉर्डर लग रही है। देखिए यहाँ पे ये महाराष्ट्र है और यहाँ पर इसकी बॉर्डर यहाँ पर लग रही है, महाराष्ट्र से इसकी बॉर्डर लग रही है। और ये कहाँ तक जा रहा है, वाराणसी तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या था। सो द क्वेश्चन वॉज नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स मुंबई टू वाराणसी और नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो दिल्ली वाले ये तो गलत हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मुंबई से वाराणसी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में कब आया। तो ये आया था 1 अप्रैल 1935 को। ये आप याद रख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। What was the duration time period of 11th 5-year plan in India? सो भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो आपको याद होगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1947 से। 1947 से टोटल प्रस्तावित हुए थे 12 पंचवर्षीय योजना, जो कि थे 2017 तक, जो 5-5 साल की 5 ईयर्स प्लान चल रहे थे। तो ये 11 5 ईयर्स प्लान जो आता है, इसके अंदर आता है, ये 2007 से लेकर 2012 तक था। तो ये था 11th 5 ईयर्स प्लान। अब अगर बात करेंगे 12th 5 ईयर, जो कि लास्ट 5 ईयर्स प्लान माना जाता है, तो 12th 5 ईयर्स प्लान कब से कब तक था? तो 12th 5 ईयर्स प्लान जो था वो था ये 11 था। 11 के बाद 12 जो 5 ईयर प्लान था वो था 2012 टू 2017। ठीक है, 12th। और अभी हमारा कौन सा रन कर रहा है अगर पूछा जाएगा तो 13th चल रहा है हमारा अभी। नेक्स्ट है, हु वर्कड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने काम किया है? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव और सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये काम किया था B.N. राव ने। B.N. राव ने काम किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये जो है प्रस्ताव रखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल करने की बात करी थी। Question number 57. Which one of the following statement is correct with reference to India? State legislative assemblies elect the member of upper house of the Parliament of India, or person contesting for vice president must be member of upper house of Parliament. A person contesting for Lok Sabha can be resident of any state of India, but for Rajya Sabha she should be resident of the same state. The constitution does not allow the nominated numbers in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो इन्होंने कहा था कि भारत के में कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती है, जो कि सही नहीं है। और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का अनिवार्यतः राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है, परंतु उसे राज्यसभा के चुनाव के लिए उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 58. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कैन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और नन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि भारत की संसद की लोकसभा में हो सकता है, ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है 59th, डैश रिकमेंड्स भारत रत्न अवार्ड टू डैश। अब भी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 59 कि भारत रत्न पुरस्कार के लिए कौन जो है रिकमेंड करता है और किसको करता है। तो ये आपको जानना, भारत रत्न जो अवार्ड होता है, भारत रत्न के अवार्ड के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो नाम को नॉमिनेट करता है और वो देता है किसको? प्रेसिडेंट को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। Question number 60. Which one of the following country has received most of the Nobel prizes in the field of economics? So economics के क्षेत्र में सबसे अधिक नोबेल प्राइज किस कंट्री को मिला है? तो ये मिला है USA को। यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है। तो इसको कितने मिले हैं? तो टोटल जो है 46 मेन और 1 वुमन जिन्हें ये प्राइज़ मिला है, वह कहाँ पर? यूएस के अंदर। तो टोटल 47 इन्हें मिले हैं, जिसमें कि 46 मेंस को और 1 वुमन को गया है। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के फील्ड में यूएसए को मिला है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. हु एस्टेब्लिश्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? सो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले, पेरियार, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। तो डिप्रेस्ड कमीशन की स्थापना
सो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी B.R. अम्बेडकर ने। तो 61 का हो जाएगा 4। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी। एंड दिस इज अ लार्ज ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, इट हैज़ 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with some carvings. It is surrounding the gardens and enclosure of keeping birds. तो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा शहर है। यह चारों ओर एक विशाल दीवार से घिरा है जिसमें कि 570 मीनारे और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। सो बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बारों से यह घिरा हुआ है। यह किस स्थान की विवरण की जा रही है? तो आपने कभी देखा होगा तो सबसे ये खूबसूरत सा जगह ये तक्षशिला है, जहाँ पर कि ये जो यहाँ पर कैसे हमने पकड़ा, तो ये 570 टावर्स और 64 गेट, बाकी सब तो हमें पता ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, खुद खास्ता एंड पाही खास्ता। सो खुद खास्ता और पाही खास्ता रेफर्स टू काइंड्स ऑफ डैश इन 17th सेंचुरी। सो खुद खास्ता और पाही खास्ता जो होता है ये किससे रिलेटेड है? तो ये 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी में ये इस नाम से फार्मर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, किसान, उनको इससे संदर्भित किया जाता था, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता था, खुद खास्ता और पाही खास्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग texts provide information about the use of Persian wheel in India during 15th-16th century। तो यहाँ पर आपको जो होता है कौन सा इसमें से कौन सी कृतियों में से 15वीं 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहियों के प्रयोग के बारे में आपको जानकारी मिलती है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुजकी जहांगीरी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ये मुझे जो लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, क्योंकि ये जो था कि कब हुआ गया था 1 और 2, बाबरनामा और हुमायूंनामा में, क्योंकि ये जो आईने अकबरी और ये तुजके जहांगीरी ये दोनों बाद में आए थे, और यहाँ पर जो हुआ था 15th-16th सेंचुरी के दौरान की बात हो रही है, तो बाबरनामा और हुमायूंनामा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनना। अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा, और इफ अमेंडमेंट चेंजेस द फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस नीड्स रेटिफिकेशन फ्रॉम ऑल द इंडियन स्टेट्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ये अच्छा क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, आपने पढ़ रखा होगा पहले से भी कि जो कर्नाटका है वो जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। सो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये इसके जो लेखक हैं वो है जॉन हिक्स इसके लेखक हैं, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 68, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय कस्टमर्स। सो उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? तो अभी अभी जो एक्ट आया है हमारा क्या है? GST, जिसे आप बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो होता है ये सभी तरह के टैक्सेस को इंक्लूड करके एक साथ एक टैक्स बना के दिया गया जिसे GST कहा जाता है। विच कंट्री टॉप्ड अ वर्ल्ड वाइड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दैट मेजर्ड 130 कंट्रीज एबिलिटी टू नर्चर, डेवलप एंड डिप्लॉय टैलेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? It was recently released by Geneva-based World
इकोनॉमिक फोरम। सो कौन सा देश है यहाँ पे? वर्ल्ड वाइड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो आर्थिक विकास के लिए प्रतिभा के पालन पोषण करने, विकसित करने और परिनियोजित करने की योग्यता से संबंधित है और इस स्थान पर वो टॉप में रहा है। ये जेनेवा में आधारित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हाल में ही जारी किया गया था, ये उस समय का करंट अफेयर्स है 2016 का। तो एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि ये वाला रिपोर्ट आपको अभी तो इस बार तो नहीं आने वाला है, फिर भी हमें करना है। तो उस समय के हिसाब से जो 50 इसका जो आंसर होगा तो ये था नॉर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। This is the last question. Telecom Minister Ravi Shankar Prasad on 7th May 2016 approved the provision of a single number for various emergency services that would be similar to the 911 all-in-one emergency services in the USA. The single emergency number proposed is दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 7 मई 2016 को एक अलग अलग तरह की आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर को अनुमोदित किया है, जो अमेरिका से के आधार पे उन्होंने लिया था कि अमेरिका में सभी तरह की इमरजेंसी सर्विस के लिए एक ही नंबर यूज़ होता है जो है 911। तो उसके लिए यहाँ जो इंडिया में उन्होंने किया था तो वो नंबर है 111, 1 1 एंड 1। तो सभी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये थे 70 अप टू 70 हमने क्वेश्चन कर लिया है। 30 क्वेश्चंस हमने किया अभी जो थे 2016 पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है ये, नवोदय विद्यालय NVS नवोदय विद्यालय संगठन का। तो आप आई होप आपको ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और तैयारी में आपको क्या क्या करना है। तो आपने देखा यहाँ करंट अफेयर से कुछ ही क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से थे तो नॉलेज बेस्ड थे, आपके सोशल से आए हुए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्होंने सब चीज़ को टच किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से मतलब पूरे आपके सोशल पार्ट भी अच्छे होने चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए, सिर्फ साइंस ही नहीं। और फिर साइंस के भी थे क्वेश्चन यहाँ पे, तो कुछ तो करंट अफेयर्स भी थे। तो ये था पैटर्न, ये था आपको इससे आइडिया हो गया कि आपका जो 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ आप जो पुराने जो हिस्ट्री है वो सभी जो आज जो मेन चीज़ें हैं वहाँ की वो सब भी थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इसके नेक्स्ट पार्ट को जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।